बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से कल 7 जुलाई के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। जो कुछ स्वीडन में हुआ, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस तरह बेहुरमती की गई, इस नापाक हरकत के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई है। और जो पैगाम जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर मगरिब को वाज़े पैगाम दे कि आयात मुक़द्दसा की बेहुरमती की किसी सूरत इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। अब ये देखना होगा कि जो कॉल दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत वक्त इस एहतजाज को रोकती है या नहीं रोकती, क्योंकि मामला यहाँ पर किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि मुसलमानों के ईमान का मामला है। और हुकूमत वक्त क्या फैसिलिटेट करेगी या फिर वही सूरत हाल देखने को मिलेगी जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज हुए उनमें हमने देखी। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि आज की इस नशिस्त के अंदर उन तमाम इंकशाफात का मैं अहाता करूंगा जो खान साहब ने किए अपनी जान के हवाले से। पाकिस्तान के मीडिया पर ये इंकशाफात नहीं चलाए जा रहे, एक कैंपेन चल रही है खान साहब के खिलाफ। लेकिन ये इंकशाफात क्या थे, इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो बात, खान साहब को कितनी बार और कैसे कत्ल करने की साजिश की गई, और इमरान खान का हेलीकॉप्टर रॉकेट लॉन्चर्स की जद में आया और उस वक्त क्या हुआ, और हमला आवर किस पहाड़ी पर खड़ा था, और खान साहब को हेलीकॉप्टर में क्या पैगाम भेजा गया। इमरान खान के हेलीकॉप्टर के फ्यूल में एक केमिकल मिलाया गया, और इस केमिकल को मिलाने के बाद जो परवाज थी उसके साथ क्या हुआ। और ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है कि वजीराबाद में इमरान खान पर गोलियों की बारिश करने वाले कितने लोग थे, ये भी खान साहब ने बताया। और वजीराबाद हमले की JIT रिपोर्ट को किस तरह टेम्पर्ड किया गया और टेम्पर्ड करने का बुनियादी मकसद क्या था, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान के हेलीकॉप्टर को किसने लैंडिंग से रोका, मिलिट्री कोर्ट में चलाओ मुकदमा, ये पैगाम इमरान खान का है। और ये पैगाम उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक जवाब की शक्ल में दिया। ये जवाब क्या था, और फिर तोशाखाना केस में कैसे जजिस का तबादला होता रहा, और जब एक जज ने बात ना मानी तो फिर उसके घर वालों की एक ऑडियो लीक कर दी गई। और फिर व्यूअर्स, जहांगीर तरीन साहब के भाई की खुदकुशी का मामला है। खुदकुशी से पहले वो किस मुल्क में मौजूद थे, और जो आखिरी नोट लिखा गया इसमें क्या है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि जो खान साहब का जो खिताब है ना जी, इसमें ये इंकशाफात इससे पहले नहीं किए गए। ये पहली दफ़ा है कि ये इंकशाफात उनकी जान के मुतल्लिक किए गए हैं खान साहब की तरफ से। आपको याद होगा कि 3 नवंबर को वजीराबाद हमला होता है, और खान साहब ये बता रहे हैं कि इस हमले से पहले भी उन्हें जान से मारने की मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो कोशिश की गई। इसके बाद जिस तरह उनकी FIR दर्ज नहीं हुई, वजीराबाद में जो वाक़या पेश आया, फिर JIT रिपोर्ट को टेम्पर्ड किया गया, और फिर वहाँ पर एक से ज़्यादा शूटर्स मौजूद थे, इसका भी खान साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो जिक्र किया गया। और आपको याद होगा कि खान साहब को जो गोलियां लगी, इसके हवाले से वज़ीर दिफा ने क्या कहा, मरीम औरंगज़ेब क्या कहती रही, मरीम नवाज़ क्या कहती रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग क्या कहते रहे, और फिर ये जो कादिर पटेल साहब हैं, शर्जील मेमन साहब हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी रिकॉर्ड का जो है हिस्सा है। अच्छा, अब ये तो हो गया जी वज़ीराबाद का मामला। अच्छा, खान साहब ने ये पहली दफ़ा ये बात बताई है कि पिंडी में जलसा था। सबने देखा कि उन्हें बार बार परेड ग्राउंड हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। ये भी उस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा है, और बाद में इसके ऊपर बात भी हुई थी कि जनाब क्यों लैंड जो है वो नहीं करने दिया जा रहा, और इजाज़त किससे लेनी थी। खान साहब ये कहते हैं कि मेरी तबीयत जो थी वो नासाज थी, और इससे पहले उन पर हमला हो चुका था। जलसा नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की गई, जिस जलसे में उन्होंने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान जो है वो करना था। तकरीबन 56 के करीब शराइत रखी गई, और बार बार ये कहा गया कि आपको जलसे की इजाज़त तब दी जाएगी जब आप हमारी शराइत को जो है वो मान लेंगे। अच्छा, इसके बाद खान साहब ये भी कहते हैं कि DI खान में सैलाब रिलीफ के बाद हम वापस आ रहे थे अपनी टीम के साथ, तो मेरे हेलीकॉप्टर में पेट्रोल मिक्स किया गया। वो पहाड़ी इलाका था, हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर सकता था क्योंकि हेलीकॉप्टर काफ़ी बड़ा था। वो बचते बचते पोठोहार में जो पहली जगह मिली वहाँ पर उसे लैंड कर दिया गया। अब ये पेट्रोल के अंदर किसने कौन सा केमिकल मिलाया, क्या मिक्स किया गया था, इसके ऊपर आज तक किसी भी इदारे ने कोई इंक्वायरी नहीं की। लेकिन ये इंकशाफात जो हैं वो हुए। आपको याद होगा
कि खान साहब के हवाले से उनके हेलीकॉप्टर को मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो हादसा की बात जो है हम इस प्लेटफॉर्म पे भी करते रहे। और एक बड़ी मशहूर वीडियो थी जिस मकाम पर वो उतरे, वहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, फिर उनके साथ जो है वो घुल मिल गए, उनसे पूछना शुरू किया कि तुम क्या करते हो, तो जहाँ पर नौजवान खड़े थे उन्होंने बताया। अब ये हेलीकॉप्टर की एक हंगामी लैंडिंग का मामला है। 2022 में खान साहब खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान से दारुल हुकूमत वापस आ रहे थे। इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। इसे रावलपिंडी शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर अडयाला गांव के करीब जो है वो उतारा गया। ये वही गांव है जहां की मैं बात कर रहा हूं कि बच्चों से पूछा, क्रिकेट जो खेल रहे थे, और फिर जो नौजवान खड़े थे उनसे भी सवालात खान साहब ने किए। इमरान खान को फिर बजरिया कार जो है वो बनीगाला पहुंचाया गया उनकी रिहाइशगाह पर, और खान साहब जिस गाड़ी में सवार थे वो पंजाब के वजीर कानून बिशारत राजा की थी जो उनकी रिहाइशगाह से लाई गई थी। और फिर खान साहब ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान ने मुझे ये बताया कि सवाबी में जलसे के लिए मेरा हेलीकॉप्टर लैंड करना था, वहाँ रॉकेट लॉन्चर लेकर एक शख्स जो है वो पहले से मौजूद था, और उनके जहाज़ को जो उनके हेलीकॉप्टर को जो है वो नुकसान पहुंच सकता था, उनकी जान को ख़तरा था, लेकिन वो बाल बाल बच गए। अब ये शख्स कौन था, इस हवाले से भी किसी किस्म की इंक्वायरी जो है नहीं की गई। जिस पहाड़ पर वो खड़ा था वो वहाँ तक कैसे पहुँचा और इसका अंजाम क्या हुआ, कहीं पर कोई रिपोर्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। क्योंकि खान साहब पर जिन लोगों ने हमला किया वजीराबाद में, और जो रिपोर्ट थी और जिस शख्स को पकड़ा गया उसका क्या हुलिया बनाया गया, पूरे हालात का वो आपके सामने है। और जिन लोगों ने इमरान खान को टारगेट किया था वो इंक्वायरी क्यों करेंगे। अच्छा, अब फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि 3 नवंबर के बाद 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश की गई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, आपके सामने कि किस तरह वहाँ पर लोग जो है मौजूद थे, पथराव किया गया। और इसके साथ साथ मुराद सईद भी लोगों को बताते रहे कि खुदा के लिए ऐसा मत करें, और फिर उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। खान साहब ने मुतादिद बार ये बात कही कि 18 मार्च को उनकी पेशी के मौके पर उनके कारकुनान के अलावा कुछ और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। कारकुनान पर शेल फायर किए गए, और उस दिन भी कारकुनान के बाद उन्हें इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई ताकि मामला जो है मज़ीद ख़राब हों। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के में जो वाक़यात पेश आए इसकी भी कहीं पर कोई रिपोर्ट जो है वो मौजूद नहीं है। खान साहब के नज़दीक जो उनके खैर खा थे वो उन्हें मशवरा दे रहे थे कि जनाब आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, जब हालात बेहतर होंगे आप वापस आ जाइएगा। खान साहब ने एक वाज़ेह पैगाम दोबारा से ये दे दिया है कि भागना सबसे आसान काम है। जरदारी नवाज बाहर भाग जाते हैं, मैं क्यों भागूं, मुझे पता है कि बाहर रहना कैसा महंगा है, चोरी के पैसे से बाहर रहा जाता है। इसके अलावा इमरान खान कौम को स्वीडन में जो सानिया हुआ इसके हवाले से भी उन्होंने 7 जुलाई का जो एहतजाज है उसकी कॉल दी है। अच्छा, अब कॉल तो ठीक है, लेकिन हुकूमत वक्त किस किस्म का रिएक्शन दिखाएगी ये एक बुनियादी सवाल है, और देखना ये होगा कि क्या हुकूमत वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त देती है, नहीं देती, बाकी लोगों को इजाज़त मिल जाए और PTI को इजाज़त ना मिले, इस हवाले से भी ये देखना होगा। और हुकूमत शायद थोड़ी सी मुश्किल में आ जाए, क्योंकि अगर जिस तरह मजहबी जमातों की तरफ से ऐलान किया गया है यौम तक़द्दुस मनाने का, और जो कुछ स्वीडन में हुआ, बाकी लोगों को आप इजाज़त दे दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इजाज़त नहीं देंगे, तो ये किस तरह आसान होगा और क्या रुकावटें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि खान साहब ने जो अपने खिताब के अंदर एक और जो बात कही थी ना, और बहुत ही अहमियत की हामिल है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। आपने मुतादिद दफ़ा ये बात ज़रूर सुनी होगी और मुसलसल ये बात कही जा रही है कि जनाब मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो है बना दी जाएंगी, और बहुत सारे लोगों के मुकदमात जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स को रेफ़र भी किए गए। मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि स्पीडी जो है फैसला किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतें उस स्पीड के साथ शायद फैसला नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इन तमाम लोगों को जल्दी है कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए, और इधर से सज़ा सुनाई जाएगी, दूसरी तरफ इलेक्शन जो है वो ऐलान उनका कर दिया जाएगा। इसीलिए सब कुछ जो है वो जल्दी जल्दी किया जा रहा है। अब खान साहब ये कहते हैं, और ये चैलेंज किया है उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर, वो ये कहते हैं कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स के लिए तैयार हूँ, अल्लाह करे मुझे मौका मिले, मैं अपना दिफा करूं, कोई वकील नहीं रखूंगा। ये मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भी 30 इलेक्शन हार गए। जब देखा कि अब पार्टी आगे जा रही है तब मारने की कोशिश की गई।
इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को अब ये चैलेंज दे दिया है, और चैलेंज जो दिया और जो अहम सवालात अब खड़े हो गए हैं इस चैलेंज के बाद, क्या फौजी अदालत में ये मामला जाएगा, और अगर जाता है तो खान साहब ये कहते हैं कि आप लेकर जाएं, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि असल में वो लोग किस तरह मुझसे अप्रोच करते रहे और किस किस्म के फ़ायदे वो उठाना चाहते थे, जो मैंने इनकार कर दिया। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर खान साहब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं तो वो क्यों तैयार हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई इमरान खान साहब को तोड़ने की, लेकिन खान साहब टूटे नहीं हैं। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अगर खान साहब अपनी गुफ्तगू में लचक दिखाते तो शायद उनके लिए हालात आसान हो सकते थे, लेकिन हमने ये देखा कि हालात आसान नहीं हो रहे, बल्कि हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ एक ही दिन में 9 और 10 मई वाक़यात पर 6 FIR का अंदराज जो है, और उनको ये मालूम हो चुका है कि अब जिन लोगों ने ये सब कुछ करवाया और जिन लोगों ने इस वक्त एक पेज पर रहने की जो बात कर रहे हैं और एक पेज पे होने की बात कर रहे हैं, अब ये फैसला हो चुका है कि अब उनको गिरफ्तार ही किया जाएगा। और अब ये कब गिरफ्तार किया जाता है, ये एक बुनियादी सवाल है। अच्छा, अब इमरान खान के हवाले से जुलाई का महीना कितना फैसला कुन साबित हो सकता है। क्या 12 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील होने से कबल ही इमरान खान 9 मई वाक़यात पर गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए, मैं इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा तफसील के साथ आपको ये बता चुका हूँ, क्योंकि जो सवालात हमने आज तरतीब दिए थे, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और जो लोग इस वक्त पूछ रहे हैं उसके तनाजुर में ये मैंने प्रोग्राम में शामिल किए। 9 मई के वाक़यात हों या फिर तोशाखाना हो या फिर अल कादिर ट्रस्ट हो, किसी न किसी मामले में खान साहब को जो है ना, इन्होंने सज़ा दिलवानी है। और ये इसलिए दिलवानी है क्योंकि खान साहब को इलेक्शन में शरीक होने से रोका जा सके, यही वजह, इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है। चूँकि खान साहब को अगर इलेक्शन से इन्होंने इलेक्शन में शिरकत करने की इजाज़त दे दी और खान साहब इलेक्शन में शरीक हो गए, तो फिर पाकिस्तान की कौम क्या करेगी, वो अपने गम गुस्से का इजहार किस तरह करेगी, वोट की ताकत से करेगी। इसीलिए इनको एक जल्दी है, और ये सब कुछ जो है वो इसी तनाजुर में किया जा रहा है कि किसी न किसी तरफ से खान साहब के खिलाफ जो है कोई ना कोई मुकदमा और कोई ना कोई चीज़ ऐसी खड़ी की जाए और फैसला जल्द से जल्द जो है सुनाया जा सके। अगर फैसला इलेक्शन से पहले सुना दिया गया तो यकीनन खान साहब इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी जमात जो है वो और पीछे चली जाएगी, क्योंकि जो जितने भी इंतज़ामी अमूर हैं, एक फार्मूला तो तय किया गया, लेकिन उस फार्मूले को कैसे चलाया जाएगा ये भी एक बुनियादी सवाल है। तो व्यूअर्स, ये चैलेंज है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब की तरफ से। खान साहब ने इससे पहले कोशिश की कि जो आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर, उनसे गुफ्तगू की जा सके, लेकिन उन्होंने खान साहब की बात नहीं मानी, ना ही बात उन्होंने सुनी। और अब बुनियादी तौर पर बाज़ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन मोड में पूरा मुल्क चला जाता है और ताकतें ये सोचती हैं कि इलेक्शन जो है वो अब हो जाना चाहिए और कोई रुकावट नहीं है, तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो मुतहरिक होगा और फिर इस्टेब्लिशमेंट या कोई और ताकत जो है वो इस वोटर को रोक नहीं सकेगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है। तहरीक इंसाफ को दबाने की आप लोगों ने कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, तो इन हालात में अगर इलेक्शन हुए तो वोटर जो है ज़रूर मुतहरिक होगा। इसीलिए इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अभी भी इफ्स एंड बट्स जो हैं हमें बहुत सारे इस इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं। फिर एक दूसरी जो अहम खबर आज मैं देख रहा था, जो यूरोपीय यूनियन मुबस्सरीन हैं जो हमेशा से पाकिस्तान में इंतखाबात को देखते रहे, उनकी निगरानी करते रहे और फिर वो अपना फीडबैक देते हैं, वहाँ से खबर ये आई है कि शायद वो इस दफ़ा पाकिस्तान में, यानी जब भी इंतखाबात होते हैं, वो अपने जितने भी मुबस्सरीन हैं उन्हें नहीं भेजेंगे। और उसकी बुनियादी वजह, जो स्टेटमेंट जारी किया गया तकरीबन 3 माह पहले, दावत दी जाती है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन या फिर हुकूमत वक्त की तरफ से किसी किस्म की कोई जो दावत है वो जारी नहीं की गई। इस तनाजुर में इलेक्शन जो है शायद एक मौका और मिल जाए इन तमाम लोगों को जो धांधली करना चाहते हैं, झुर्लू फेरना चाहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे नहीं, तो फिर आप साफ और शफाफ इलेक्शन का
जो ऐलान है वो किस तरह करेंगे, ये भी एक बुनियादी चीज़ है और इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन के जो मुबस्सरीन है वहाँ से स्टेटमेंट भी जो है वो जारी हो चुका है। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि तोशाखाना केस को जल्द से जल्द निपटाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वाज़ेह पैगाम भी आ गया कि 7 रोज़ में आपने इसका फैसला सुनाना है। जस्टिस आमिर फारूक साहब पर इतराज़ उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने केस की समाअत की और वो पीछे नहीं हटे, ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवाया गया। अब खबर ये आ रही है कि ये जो तोशाखाना केस के एक जज थे जी, जफर इकबाल साहब, उनके घर वालों की मुबैना ऑडियो जो है ना वो लीक कर दी गई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस केस में कुछ भी नहीं है। और जब वो फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहे थे तो एक तो ऑडियो लीक की गई, उसके बाद उनके घर वालों का तबादला जो है वो कर दिया गया है। अच्छा, अब इसमें यह भी इंतहाई अहम सवाल है कि उमर फारूक पाकिस्तान नहीं आया जी, जिसने घड़ियां खरीदने का दावा किया, सस्ते दामों या किस तरह खरीदी गई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि वो घड़ियां किससे खरीदी गई, कहाँ पर, यानी इन्होंने पूरे का पूरा जो केस है उसे लपेटना है। अच्छा, अब एडिशनल सेशन जज हैं जी हुमायूं दिलावर, फौजदारी कार्रवाई काबिल समात होने या ना होने से मुतल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त पर ये समात का उन्होंने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए, और क्यों पेश नहीं हुए, ये उनकी कोई ज़ाती मसरूफियत थी। खान साहब भी पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो है मज़ीद वक्त जो है वो दे दिया गया, यानी 1 रोज़ के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया है। अब खबर ये आ रही है कि ये जो 7 रोज़ के ट्रायल वाला मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की तरफ से इसे चैलेंज कर दिया गया है। इन लोगों का ख्याल ये था कि शायद ये 7 रोज़ में किसी न किसी तरह अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला जो है, ये जज साहब एडिशनल सेशन जज जो हैं, जिनका नाम है जी हुमायूं दिलावर, ये फ़ौजदारी कार्रवाई के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला सुना देंगे। लेकिन खान साहब ने जब अपने वकला की मशावरत के बाद जो फ़ैसला किया, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है कि जनाब ये 7 रोज़ के अंदर जो मामला है, असल में ये मामला क्यों है। आप ज़रा थोड़ा सा वाक़यात को एनालाइज करें। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक जो चीफ जज है वो कहता है कि जनाब तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कहता है कि जल्दी जल्दी फैसला करो, हमने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अंडरलाइन मैसेज तो जनाब यही है ना, जिसको लाना है, जिसको बिठाना है, ये सब कुछ जो है वो उसके लिए किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है, और ये जहांगीर तरीन साहब के भाई हैं। आलमगीर तरीन एक बिजनेसमैन है और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है जी मुल्तान सुल्तान्स, उसके मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। इन्होंने खुदकुशी जो है वो कर ली है। मुलाजिम जो है वो दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से दरवाज़ा कोई नहीं खुलता, दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर गए तो देखा कि उनकी जो लाश थी वो खून में लथपथ पाई गई, और फिर वहाँ से एक नोट भी मिला है। अच्छा, मैंने इस नोट के हवाले से जो कुछ चीज़ें इकट्ठी की, अभी पता नहीं लेटर उनका अब है या नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो अब तक की जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक, और ख़त में लिखा, जो मुबैना ख़त है जो वहाँ से एक नोट मिला, उसमें लिखा था जी कि मैं, अंग्रेज़ी में ख़त लिखा गया है कि मैं ये नहीं करना चाहता था, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं भरपूर ज़िंदगी जी रहा था। कुछ अरसा कल श्रीलंका छुट्टियों पर गया था, बीमारी ने जब मुझे घेरा तो स्टेरॉइड्स लेना शुरू की। सख्त अद्वियात की वजह से मेरा चेहरा और जल्द मुतासिर होने लगे, मुझे पढ़ने में भी मुश्किलात आ रही हैं, मुझे नींद ना आने का मसला भी हो गया था, नींद की गोलियां लेकर सोता था, मुझे इतने मसाइल हो गए कि बता नहीं सकता, मैं इस बीमारी से थक गया हूँ। तो फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है वो ख़ात्मा कर लिया। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी दिसंबर में गालबन शादी थी एट द एज ऑफ 60, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं है। ज़िंदगी से प्यार करें। ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करें। और ख़ुदकुशी किसी सूरत भी किसी भी मसले का हल नहीं है। इंसान दुनिया में मुश्किलात बर्दाश्त करता है, ये भी अल्लाह की रज़ा है, क्योंकि मुश्किलात और आसानियाँ सिर्फ़ उसके इख्तियार में है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। ज़िंदगी से प्यार करें और हर मुश्किल को जो है मुस्कुरा कर
फेस करें, क्योंकि इसी में ज़िंदगी का असल पैगाम जो है वो छुपा हुआ है। ये शो था जी आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।